हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन के ऊपर काफ़ी टाइम से बात हो रही है कि हम जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसका हम डिजिटली अवेलेबल करा दें, मतलब कि पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज करा दें ताकि सभी लोगों के लिए इजी हो जाए लैंड्स को रिकॉग्नाइज करना और जो भी जिसकी भी लैंड है उसको देखना, एक ट्रांसपेरेंसी लाना सिस्टम में। साथ ही साथ कंक्लूसिव टाइटलिंग का सिस्टम भी इजी हो जाएगा जिसमें टाइटल गारंटी दी जाती है। कंक्लूसिव टाइटलिंग होता है मतलब कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। जैसे ही आप पोजेस करते हो कोई लैंड तो उसी में ही आपको आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं, जो भी आपकी पास्ट ट्रांजैक्शंस रहती हैं उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर एक अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स का भी सिस्टम आ जाएगा, फिर साथ में ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक म्यूटेशन का सिस्टम आ जाएगा, टेक्सचुअल स्पेशल रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड्स वैसे ही एक रैंडम मौजूद है और जो रिकॉर्ड्स एक्चुअली हैं लिखित में उन सब का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सिस्टम, इजी हो जाएगा और रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन के बीच में भी इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी। और अभी जो सिस्टम चलता है कि जिसमें डीड्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना पड़ता है तो उसको रिप्लेस करके एक नया सिस्टम लाया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के बारे में बात की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ फिर सर्वे भी होता है, लैंड्स का रीसर्वे भी होता है फिर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है 2008 में गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और इसका पर्पस ये था कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटाइज करना और मॉडर्नाइज कर देना और सेंट्रलाइज लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है, क्या ताकि एक ही जगह सारे लैंड रिकॉर्ड्स आपको इजीली मिल जाए। तो ये इस प्रोग्राम को पहले हम नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहते थे, अब ये चेंज हो गया है। तो 2016 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये रिवैम्प कर दी गई थी स्कीम और 100% फंडिंग मिली थी फिर गवर्नमेंट से इसको। अब ये जो पूरी स्कीम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसको DILRMP कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वही सेम यूज़ किया गया वर्ड। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो है कि कंप्यूटराइज करता है ये पूरे लैंड रिकॉर्ड को, सर्वे करता है, रीसर्वे करता है, फिर रजिस्ट्रेशन का भी पूरा प्रोसेस ये कंप्यूटराइज कर देता है। तो ये मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि जितने भी रिकॉर्ड रूम्स हैं, जो भी मॉडर्न रिकॉर्ड रूम्स हैं, ये भी इसके कंपोनेंट्स में आते हैं। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम्स या फिर जो लैंड रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट सेंटर है, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेंटर, चाहे वो तहसील में हो या फिर तालुक में हो या फिर सर्कल या ब्लॉक लेवल पर, जितने भी हैं वो भी सब इसी में ही आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी एक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसी में ही आ जाती है, वो भी एक कंपोनेंट है। ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस है वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के थ्रू। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख रही है। जो DILRMP ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये पहले के 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, उन दोनों प्रोजेक्ट्स का अमेलगमेशन हो गया, दोनों को मिला दिया गया है और अब मिला के ये एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, पहले अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, 2 तरीके के थे। एक तो था कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और दूसरा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने का और लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करने का ये प्रोग्राम चल रहा था। अब इन दोनों को ही मिला के, सिंस हम डिजिटाइज ही कर रहे हैं पूरा सिस्टम, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रिकॉर्ड्स और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स सभी को ही हम मिला के एक ही सिस्टम बनाते हैं ना, तो वो चीज़ हो गई थी। तो जो ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो मैप्ड लैंड रिकॉर्ड्स हो चाहे वो अनमैप्ड लैंड रिकॉर्ड्स हो, ये गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे कि वो लैंड ओनर्स को बेसिक फैसिलिटीज़ और अपने अधिकारों का एक्सेस दे। ठीक है, तो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है गवर्नमेंट की लैंड ओनर्स के प्रति। रिफॉर्म्स बहुत सारे स्टेट्स ने लिए हैं ताकि वो लैंड रिकॉर्ड्स को और इम्प्रूव कर पाए। जैसे कि कर्नाटका का भूमि प्रोजेक्ट चला था 2000 का, फिर राजस्थान का अर्बन लैंड सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटल्स एक्ट चला था 2016 में, फिर आंध्र प्रदेश ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रॉपर्टी फ्रॉड को रोकने का ट्राई किया था।
तो ये यहाँ पर डेटा बताया हुआ है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एज ऑफ मार्च 2022। तो ये लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चला था। तो यहाँ पर क्या है, जो ये पूरा पार्ट है कंप्लीटेड का है, जिसमें 93.12% का है, और ये 6.36% वाला जो पार्ट है ये नॉन कंप्लीटेड का है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि रिसेंटली अभी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एक वेब बेस्ड पोर्टल स्टार्ट किया था लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटल मैनेजमेंट के लिए। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटल मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने भी ये एक आपकी ज़मीन आपकी निगरानी इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ताकि जितने भी लैंड रिकॉर्ड सिस्टम्स हैं हिमालयन रीजन में उनका ईजीली ऑनलाइन मैनेजमेंट किया जा सके। फिर तेलंगाना ने भी ये तेलंगाना स्टेट पुलिस लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप लॉन्च की थी, ताकि पुलिस की हेल्प हो पाए कि वो जितनी भी स्टेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करे। तो इसी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से ये पूरा न्यूज़ में रहा था। अब हिस्ट्री क्या है और लैंड रिकॉर्ड्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड्स का जो मेंटेनेंस है वो मुगल टाइम से ही चलता आ रहा है, और इसका साइंटिफिक फॉर्म जो है वो ब्रिटिश एरा में भी हमें देखा जा सकता है। कैडेस्ट्रल मैप्स आए थे, जिनको चाहिए था कि हर 30 साल में इनको अपडेशन की ज़रूरत होती थी। एक सेटलमेंट और सर्वे ऑपरेशंस के थ्रू इसको अपडेट करना पड़ता था। तो कैडेस्ट्रल मैप्स पहले आते थे। और इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला 5 ईयर प्लान आया, ये लैंड रिकॉर्ड्स के प्रॉपर मेंटेनेंस के ऊपर ये फोकस करता था। यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट पर ही दिखा देती हूँ। दीज आर कैडेस्ट्रल मैप्स। तो इस तरीके के मैप्स होते थे जिसको हर 30 साल में अपडेशन की नीड होती थी, सर्वे करवाना पड़ता था पूरा। ठीक है, क्योंकि आप देख ही सकते हो ये किस तरीके के मैप्स है, तो इसको पूरा अपडेट कराने की नीड पड़ती थी। अब जब इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला 5 ईयर प्लान था उसने लैंड रिकॉर्ड्स के प्रॉपर मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। तो उसके बाद के जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए, तो जितने भी 5 ईयर प्रिंसिपल्स थे नेशनल लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ के, उसी को फुलफिलमेंट करने पर ही फोकस करते रहे थे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार के 5 साल में तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो नहीं सकती, इस वजह से। तो अब एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी 1987 में कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स पर, जिसने ये रेकमेंड किया था कि जो डिजिटाइजेशन है लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम का, उसको पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर उसका हम फंडिंग करेंगे। ठीक है, तो फंडिंग के बारे में बात हुई थी डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम की ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस। तो अभी के सिस्टम के हिसाब से जो लैंड है वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, एक तो सेल के थ्रू, परचेज के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, टेनेंसी के थ्रू, या फिर मॉर्टगेज के थ्रू। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके थ्रू लैंड आपको ट्रांसफ़र की जा सकती है। या तो आप खरीदते हो, या फिर आप बेचते हो, या फिर आप अपने फादर मदर से इनहेरिट करते हो, या फिर आपको गिफ्ट में मिलती है, या फिर आपको रेंट में मिल जाती है, या फिर आप मॉर्टगेज में मिलती है। और जितनी भी सेल डीड्स होती हैं लैंड ट्रांसफ़र के रिलेटेड, इनको हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर रजिस्टर की जाती हैं ये। अब सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का, कि क्यों, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि रियल टाइम लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स सिटीजन्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, और ये रिकॉर्ड्स जो है वो टैम्पर प्रूफ भी रहेंगे। आप इसको टैम्पर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन मौजूद है। अब ये सिंस जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये वेबसाइट पर मौजूद है ऑलरेडी, प्रॉपर सिक्योरिटी आईडीज़ के साथ, और प्रॉपर्टी ओनर्स का इस वजह से उनके पास एक फ्री एक्सेस रहेगा। अपना रिकॉर्ड वो जब चाहें तब देख सकते हैं, उनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा उनकी इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी के मामले में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनका रिकॉर्ड देख सकता है, वो अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं कभी भी, बट उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर सिटीज़न हो चाहे वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हो, उनके लिए ये रिकॉर्ड्स फ्रीली असेसिबल रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि सिटीजन्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट फंक्शनरीज के लिए भी उनका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा रिड्यूस भी होएगा, कि दोनों को आपस में झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, या फिर जो भी इनका रेंट सीकिंग और हरासमेंट का जो भी केसेस आते हैं वो सब भी रिड्यूस होंगे। अब साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी आएगी और रूरल इंडिया का एम्पावरमेंट होगा, लैंड राइट्स भी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे लोगों को, और जितने भी पुअर लोग हैं या मार्जिनलाइज लोग हैं उनकी भी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, जो उनके अनवांटेड लैंड राइट
डिस्प्यूट्स हैं उनसे भी उनको निजात मिलेगी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपकी एक बात और करूँगी, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, अगर वो सर्विस डिलीवरी का मोड बनता है तो इससे क्या होगा, सिटीजन का जो इंटरफेस है गवर्नमेंट मशीनरी के साथ वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि और ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा लोगों के लिए भी, और एक सिंगल विंडो सर्विस आ जाएगी, या फिर वेब इनेबल्ड एनी टाइम एनीवेयर ये वाली सर्विस आएगी। तो उससे क्या होगा कि सिटीजन का टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा कि वो अपने जो राइट्स के जो ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं वो भी निकाल पाए। क्योंकि अभी आप अपने रिकॉर्ड निकालने जाओगे आपको धक्के खाने पड़ेंगे बिल्कुल। अगर आपको पता लगे कि ऑनलाइन ही ये हम असेसिबल है ये चीज़, तो कितनी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर अगर जैसे फ्रॉड कुछ ऐसी फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी डील्स होती है ना, जैसे कुछ लोग आके कह देते हैं कि भाई ये घर बिक रहा है, आप ये इतनी प्रॉपर्टी बेच दो, अब वो घर चाहे किसी और बंदे के नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, पर हमें नहीं पता है ना, अगर किसी थर्ड पर्सन ने जाके खरीद लिया, मान लो फ्रॉड हो गया ना, तो ये तरीके की फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी डील्स भी तो ये चलती हैं बहुत सारी। तो ये जो ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटेड म्यूटेशंस है वो ये इनकी वजह से जो फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी डील्स है उसका स्कोप भी कम हो जाएगा, सिंस लोग सीधा अपने लैंड रिकॉर्ड्स में देख पाएंगे भाई प्रॉपर्टी का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो जाएगी। तो असेसिबल और हाई क्वालिटी रिकॉर्ड्स से जो भी लैंड्स हैं उसका विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी लैंड की फॉर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो इजी अवेलेबिलिटी पता लग जाएगा। फिर इजी लैंड रिकॉर्ड्स जो है उससे क्या होता है कि पब्लिक के लिए भी आसानी हो जाती है कि वो लैंड को ट्रांजैक्ट कर पाए और अपने क्रेडिट सीक करने के लिए भी यूज़ कर पाए इन अ डिस्प्यूट फ्री एनवायरनमेंट। जो ये डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो हर एक रीजन के लोगों के द्वारा अंडरस्टूड किए जा रहे हैं थ्रू अ मल्टीलिंगुअल पोर्टल, कि मतलब कि हर एक रीजन के लोग जो हैं अपनी लैंग्वेज में इसको समझ पाए और देख पाए। अब इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो ह्यूज डिजिटल डिवाइड है, जितनी भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, ये जो लैंड रिफॉर्म आ रहा है या फिर जो ULPIN की जितनी भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, इसका जितने भी सेंस आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर जो है ना वो अभी भी डिजिटली इलिटरेट फैमिलीज़ रहती हैं, जो कि अभी भी अगर हम देखते हैं तो अपने पेरेंट्स को हमें अभी बताना पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है, मोबाइल कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो अभी हमें ही करना पड़ता है उनका काम भी, राइट। तो उससे क्या होता है कि अभी भी जो मेजॉरिटी फैमिलीज़ है ना वो ऐसी ही है, हम लोगों जैसी ही फैमिलीज़ हैं सारी, तो इतने हम लोग भी डिजिटली लिटरेट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो ह्यूज डिजिटल डिवाइड है इसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम लोगों के लिए कि कैसे हम ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएँ या अपने डिजिटल राइट्स को एक्सेस कर पाएँ या फिर देख पाएँ कि हमारे लिए हमारे प्रॉपर्टी में कौन ओन कर रहा है, या कोई भी प्रॉपर्टी चीज़ों के लिए हम डिजिटली जाएं। तो हमारे पेरेंट्स या फिर जो वो वाली जनरेशन है वो थोड़ा प्रेफर नहीं करती ये सब चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि एक इंटरनेट मिडलमैन की ज़रूरत पड़ जाती है उनको, तो उनका जो रिलायंस होता है इंटरनेट मिडलमैन के, अभी आप हम लोगों के पेरेंट्स के लिए हम लोग हैं, पर जिनके पेरेंट्स के लिए वो है नहीं या फिर उनके बच्चे है ही नहीं या फिर उनके बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या फिर उनकी मदद नहीं कर रहे, उनको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? किसी थर्ड पर्सन की, उसको हम कहेंगे इंटरनेट मिडलमैन। और उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फिर उस तरीके से इंक्रीज़ होगा। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि कई लोगों को जिनको नहीं पता होता था अपनी टिकट कराने के लिए, जैसे रेलवे टिकट कराने के लिए उनको कहीं और बाहर से करवानी पड़ती थी, है ना। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, किसी थर्ड पर्सन से कराना पड़ता था। एक वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इंटरनेट मिडलमैन की ज़रूरत पड़ रही है जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं। आधार लिंकेज इशू आ रहा है यहाँ पर कि इंडिविजुअल्स जो है अभी भी आधार से अपने इश्यूज फेस कर रहे हैं, आईडीज मिसमैच हो रही है, उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जितने भी रूरल बेनिफिशरीज हैं उनका जो राइटफुल एक्सेस है गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ वो उनसे डिप्राइव्ड रहते हैं। जो रूरल बेनिफिशरीज को एक्चुअली मिलना चाहिए बेनिफिट्स उन स्कीम्स का, वो उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेस्ट ड्वेलिंग सिटीजन्स विल फेस चैलेंजेस। जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग सिटीजन्स हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होगी है, क्योंकि उनके जो फॉरेस्ट लैंड है अगर वो चला जाएगा वो तो काफ़ी दिक्कत में आ जाएंगे। तो वो अनसेटल्ड ही रहेगा उनका फॉरेस्ट लैंड, वो दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 14.67% ही पोटेंशियल फॉरेस्ट एरिया है जो कि पूरी कंट्री में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो बाकी सारा एरिया उसका क्या होगा, तो ये इनका राइटफुल जो क्लेम है फॉरेस्ट लैंड पर वो अनसेटल रह जाएगा। यहाँ ये एक मेजर चैलेंज बनता है। फिर कस्टमरी लैंड राइट्स है वो भी चले जाएंगे। अगर कोई फॉर्मल लैंड होल्डिंग टाइटल्स नहीं होंगे तो जो कस्टमरी लैंड्स हैं वो एक रिस्क में आ जाएगी कि इसको लैंड बैंक्स में ऐड किया जाएगा या फिर इसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तो उनका क्या होगा। तो अभी कंक्लूड करते हुए ये कहेंगे हम कि डिजिटाइजेशन जितना भी है लैंड रिकॉर्ड्स का और उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसने सर्टनली एक लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में जितना भी मैनेजमेंट है उसमें हेल्प तो काफ़ी किया है, बट ये टेक्नोलॉजी जो है वो जितने भी अंडरलाइन इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया के उससे थोड़े से दूर ही रहे तो बेटर है। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। ऑल्सो दिस आर वेबसाइट synopsisize.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में मेंस इन 300 टॉपिक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा पेज। यहाँ पर ना आप जाना टॉपिक लिस्ट में, ये पूरी टॉपिक लिस्ट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करके जानी है। तो अगर तो कोई ये परचेज कर रहा है कोर्स तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बट अगर कोई खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट ये टॉपिक लिस्ट आप लो और ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो डेफिनेट चीज़ है। तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है, तो यहाँ से ये टॉपिक लिस्ट आप नोट कर लेना और फिर आपको ये प्रिपेयर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।